हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर ओन स्टार्स अकेडमी। मैं निशा और मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी की 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक से मैं चैप्टर 4 के क्वेश्चंस बनाकर लेकर आई हूँ। क्योंकि अब सीटेट में टाइम बहुत कम है, इस वजह से मैं क्वेश्चंस बनाकर लेके आई हूँ और मैंने आपके लिए पूरा चैप्टर रीड किया है और उसमें से क्वेश्चंस बनाकर लेके आई हूँ। और यकीन मानिए, इन क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने मेरे ये क्वेश्चंस अच्छे से देख लिए और इनकी एक्सप्लेनेशन सुन ली तो आपका चैप्टर 4 आप चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो या ना पढ़ो, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगी। ओके, देन मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी क्वेश्चन फर्स्ट। निम्न में से उन देवताओं की पहचान कीजिए जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। ज्यादातर 3 देवताओं के नाम लिखे गए हैं। अब ऑप्शंस पढ़ती हूँ। इंद्र, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सोम, इंद्र, सोम, अग्नि। तो गाइस, ऋग्वेद में ज्यादातर 3 ही देवताओं के नाम आए हैं बार बार। वो है इंद्र, सोम और अग्नि। इंद्र को बोला गया है गॉड ऑफ वॉर, मतलब लड़ाई युद्ध का देवता। और सोम एक पेय पदार्थ था जिसको आज के लैंग्वेज में हम शराब भी बोल देते हैं। ओके। और अग्नि तो आग का देवता, और ये मीडिएटर भी होते थे। इनको मीडिएटर भी बोलते थे। किस में? गॉड एंड ह्यूमंस के बीच में ये एक मीडिएटर के काम करते थे, अग्नि। ऋग्वेद में एक और देवता के बारे में बताया गया है और वो है वरुण। ये नैतिक व्यवहार के देवता थे। नैतिकता, मोरालिटी, ये नैतिकता के देवता हैं वरुण। तो गाइस, आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इंद्र, सोम एंड अग्नि। योर ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखो, ये डी, इंद्र, सोम एंड अग्नि। ओके। सेकंड क्वेश्चन। निम्न में से किस ऋषि द्वारा सतलुज और व्यास नदियों की पूजा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद में किस ऋषि ने सतलुज और व्यास नदियों की पूजा का उल्लेख किया है? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, जनक या शुक्राचार्य ने? तो गाइस, इस चैप्टर में हमें 4th चैप्टर में हमें विश्वामित्र एक ऋषि हुए हैं बहुत महान। उन्होंने सतलुज और व्यास नदियों के बारे में बताया है और उनसे कुछ वार्तालाप, मतलब कुछ बातें भी की हैं। और गाइस, इस चैप्टर में नदियों की तुलना किस किस से हुई है? गाय व घोड़ों से। गाय व घोड़ों से नदियों की तुलना हुई है। देखते हैं आगे। The worship of the rivers Satluj and Vyas by which of the following sages is mentioned in the ऋग्वेदा? तो विश्वामित्र ने बोला है सतलज और व्यास के बारे में इस चैप्टर में, ऋग्वेद में। गाइस, थर्ड क्वेश्चन इज निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संस्कृत इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत जो भाषा है वो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत इज द पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। एंड सेकंड ऑप्शन इज पूर्वी भारत के भागों में बोले जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। द लैंग्वेज स्पोकन इन पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया
बिलोंग्स टू ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। तो गाइज ये देखो, संस्कृत इंडो यूरोपियन मतलब भारोपीय, भारोपीय परिवार भी बोल देते हैं इसको, भारोपीय परिवार का हिस्सा है संस्कृत। और जो तो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। एंड द लैंग्वेज जो ईस्टर्न इंडिया में जो बोली जाती थी वो तिब्बत बर्मा परिवार लैंग्वेज फैमिली से बोली जाती थी। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ये इसके मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ इसके लिए आज गाइज मैंने ये चैप्टर पढ़ा है और आपके लिए बहुत मेहनत की है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना एंड लाइक भी करना। संस्कृत और अन्य भाषाएं। देखो गाइज, संस्कृत भाषा भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी मतलब एशियाई भाषाओं में आती है फारसी, और यूरोप की बहुत सी भाषाएं यूरोप में जो बोली जाती है, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, ये इतनी नहीं पूछी जाएंगी हमसे, सीटेट में इतनी नहीं पूछी जाती है, बट हमें पता होनी चाहिए कि संस्कृत कहाँ है। ये इंडियन यूरोपियन परिवार का है। इंडियन यूरोपीय मतलब भारोपीय, भारत और यूरोप को मिलाकर भारोपीय बन गई। जैसे उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत का शब्द था, और मात्र देखो माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्दों को देखिए। आगे देखो, ये आगे बोला गया है, देखो पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा, ये गाइस देखना 7 सिस्टर्स है जो वो उधर तिब्बत और बर्मा के आसपास में है, इसीलिए ऐसे याद कर सकते हो आप कि पूर्वोत्तर भारत में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। और जो ये नीचे का पार्ट है हमारा बिल्कुल साउथ का, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़, ये द्रविड़ भाषा परिवार की है। ये जो इधर साउथ में बोली जाती है ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और जो ये हमारे मध्य भारत में बोली जाती है, झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाती है, वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। तो गाइस इसी से हमारा ये जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। ओके, ये हमारा गलत हो जाता है क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में तो तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है, और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली ये बोली जाती है हमारे मध्य भारत में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सत्य नहीं है, इस पर ध्यान देना है। तो गाइस ऋग्वेद में 1000 से अधिक सूक्त लिखे गए हैं तथा उसकी भाषा संस्कृत है। हाँ गाइस, ये बिल्कुल सही है। 1000 से अधिक मतलब 1028 सूक्त। और सूक्त क्या होते हैं? जो अच्छे तरीके से बोले जाते हैं, वेल सेड, वेल सेड बोला जाता है सूक्त को। ओके, एंड मोर देन, देखो ए ऑप्शन, मोर देन 1000 हाइमन आर रिटर्न इन ऋग्वेदा एंड इट्स लैंग्वेज इज संस्कृत। ऋग्वेद की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी, ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में दस्यु नामक आर्य कबीले की चर्चा है जिससे भारतवंश को पराजित किया था। जिसने नहीं गाइस, ये देखो दस्यु होते हैं दास, ये जो दस्यु है वो दास है, और दास को डाकू या दास बोला जाता है। दस्यु आर्य कबीले नहीं है। आर्य कबीले तो ये थे यदु, पुरु,
ये सब थे, जैसे भरत, ये बाहर से आए थे और ये आर्य कबीले कहलाए थे। और इनकी और जो हमारे यहाँ के स्थानीय जो कबीले थे उनकी लड़ाई होती थी, तो दस्यु आर्य कबीले नहीं थे, तो हमारा यही गलत हो जाएगा। ओके, आगे पढ़ते हैं, फिर भी हम आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं द्वारा भी की गई है। सम प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा वर ऑल्सो कंपोज्ड बाय वुमन। हाँ गाइस, ये बिल्कुल सही है। एंड ऋग्वेद में देवताओं के साथ देवियों का भी उल्लेख किया गया है। गोडेस वर ऑल्सो मेंशन्ड अलोंग विद गॉड्स इन ऋग्वेदा। अभी तो मैंने पढ़ाया कि नदियों को देवियां बोला गया है हमारे ऋग्वेद में, तो देवताओं के साथ देवियों की भी का उल्लेख भी मिलता है। तो गाइस इसका बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेदों में वर्णित प्रथाएं अवेस्ता नामक एक ईरानी पुस्तक के समान है। और सेकंड ऑप्शन, आर्य अपनी प्रार्थनाओं में मवेशियों, घोड़ों, पुत्रों की कामना करते थे। The practices described in Veda are similar to an Iranian textbook named Avesta. And second option is Aryans asked for cattle, horses and sons in their prayers. ये गाइस सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो आर्यन लोग थे वो घोड़ों और पुत्रों और पशुओं की कामना करते थे, क्योंकि बैटल्स कौन लड़ेगा, लड़ाइयां कौन लड़ेगा, पुत्र ही तो लड़ेंगे, घोड़ों पर ही तो लड़ेंगे वो लोग, और पशुओं के लिए ही तो उनकी लड़ाइयां होती थी। वैदिक काल में पशुओं पर, नदियों पर, जमीन पर लड़ाई होती थी। और जो ये फर्स्ट है ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये इस ईरानी टेक्स्ट बुक है जो जिसका नाम अवेस्ता है, इसका नाम है जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता, ओके। जिंद अवेस्ता नाम की ये ईरानियन टेक्स्ट बुक है जो हमारे ये वेदों के सिमिलर थी, ठीक है, सिमिलर थी। तो हमारा बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। वैदिक काल में युद्धों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल में युद्ध क्यों होते थे, देखते हैं। इस काल में लड़ाइयां अच्छे चरागाहों, उपजाऊ जमीन तथा पानी के स्रोतों के लिए लड़ी जाती थी। हाँ गाइस, ये बिल्कुल सही है बात, मैंने अभी आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में बताया। एंड युद्ध लड़ने के लिए स्थायी सेना का निर्माण किया जाता था। नहीं गाइस, ये बात बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। A standing army was created to fight the war. स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी वैदिक काल में, ये स्टैंडिंग आर्मी तो महाजनपद काल में होगी, बहुत बाद में होंगी। अभी तो ऐसे ही जैसे पूरे कबीले में कोई अच्छा महान लड़ने वाला हो, या वो अपने मामा के लड़कों को बुला लेते थे, अपने रिश्तेदारों को बुला लेते थे, तब उनकी लड़ाइयाँ होती थी, ऐसे वो सेना बनाते थे। बट कोई फिक्स सेना नहीं थी उनकी। तो आपका ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये आपका राइट हो जाएगा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है। गाइस नॉट ट्रू पूछा है इन्होंने, नॉट ट्रू। देखते हैं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ हिस्सा राजा अपने पास रख लेता था और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे देता था। पुरोहित यहाँ पर जैसे आम जनता हो गई, आम जनता। Okay, some parts of the money won in the war was
वॉज केप्ट बाय द किंग। हाँ, कुछ पार्ट किंग रख लेता था और कुछ पार्ट आम जनता में या प्रेस्ट में बांट देता था वो। ये बात बिल्कुल सही है, तो हमें सत्य नहीं बतानी है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को राजा के रूप में चुना जाता था जो कुशल योद्धा होते थे। हाँ गाइस, ये बात सच है। Such a person was chosen as the king who was a skilled warrior। अभी यहाँ पर वंशानुगत हुआ नहीं था, वंशानुगत होगा महाजनपद काल में। ओके। थर्ड ऑप्शन इज राजा का पद अनुवांशिक नहीं था। हाँ गाइस, ये बिल्कुल सही बात है। द पोजीशन ऑफ द किंग वाज नॉट हेरिडिटरी। हेरिडिटरी पर अभी आया नहीं था इनका राजा का पद। एंड डी ऑप्शन इज राजा को स्थायी रूप से कर वसूलने का अधिकार था। द किंग हैड द राइट टू लेवी द टैक्स परमानेंटली। नो गाइस, ये बिल्कुल गलत है। अभी स्थायी रूप से कर नहीं वसूले जाते थे। उस टाइम पर तो बलि आपने सुना होगा। बलि एक कर था और ये एक ऐच्छिक कर था। अगर कोई जीतते थे उस टाइम पे और कोई अपनी मर्जी से कर देते थे राजा को, वो ही कर लिया जाता था, तो उसको बोला जाता था बलि। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं गाइस। मेगालिथिक के निर्माण की परंपरा निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पाई गई है? मेगालिथिक मतलब कि बड़े बड़े पत्थर, महापाषाण पत्थर। ओके, महापाषाण। तो ये कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं? दक्कन में, उत्तर पूर्वी भारत में, कश्मीर में। तो गाइज एनसीईआरटी के इस चैप्टर में हमें मेगालिथिक कहाँ कहाँ मिले हैं? हमें तीनों ही स्थानों पर मिले हैं। डेक्कन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कश्मीर। तो गाइज हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके। ये देखिए गाइज, इसके बारे में मेगालिथिक क्या होता था मैं बताती हूँ आपको। मेगालिथिक ये बड़े बड़े स्टोन्स होते थे, ये जो इस बोरियल के आस पास ऐसे ऐसे गाड़ते थे। ये अपनी परिवार के बोरियल को, कब्र को पहचानने के लिए उसके आसपास ये बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे। ये देखो, ये गाइस मेगालिथिक में ये जैसे ब्रह्मगिरी हो गई, ये आदि चलूर हो गई, ये 2-3 साइट्स है इधर, ये इसमें दिखाई गई है। बट गाइस स्पेशली इंडिकेट किया गया है, मेंशन किया गया है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पाए गए हैं, कश्मीर में भी पाए गए हैं और डेक्कन में भी पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बर्तनों का संबंध महापाषाण काल से है? महापाषाण काल मतलब मेगालिथिक से। तो काले और लाल मिट्टी के बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन, चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन, उत्तरी काले और पॉलिशदार मिट्टी के बर्तन। Which of the following pottery belongs to the megalithic periods? ब्लैक एंड रेड वेयर। तो गाइज यही है आपका आंसर, ब्लैक एंड रेड वेयर। ये मेगालिथिक पीरियड के हैं। ये नियोलिथिक भी बोल सकते हो आप इसको, नियोलिथिक में भी पाए गए हैं, नियोलिथिक में भी पाए गए हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। एंड रेड वेयर कहाँ पे पाए गए थे गाइज? रेड वेयर पाए गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसको बोलते हैं, रेड वेयर वहां पे पाए गए थे। पेंटेड ग्रे वेयर पाए गए थे वैदिक काल में, पेंटेड ग्रे वेयर वैदिक काल में। वैदिक काल में। और जो नॉर्दर्न ब्लैक एंड पॉलिश्ड वेयर, जो मैंने कल आपको क्वेश्चंस कराए थे तो उसमें भी कराया था ये पॉलिश्ड वेयर। पॉलिश्ड कौन से में थे? मौर्यन काल में। ओके, मौर्य काल में।
गाइस इसमें से जरूर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये पोर्ट वाले, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ये देखो, ये पिक्चर्स भी लेकर आई हूँ। ये है ब्लैक और रेड, ये ब्लैक एंड रेड, ये है मेगालिथिक पीरियड के, मेगालिथिक। एंड ये रेड है, ये रेड किसके है? रेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये है पेंटेड, ये पेंटेड है और इस पर ज्यामिति, ये लाइनें हैं, आड़ी तिरछी लाइनें हैं। ओके, तो ये है हमारी वैदिक काल के, वैदिक काल के हैं। इस पर ज्यामिति के भी क्वेश्चन आएंगे, मैंने जो कल आपको कराया था। ये इधर, ये है मौर्यन काल के, जो ये पॉलिश है, ये पॉलिश कर रखे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 33 सोने के मन के साथ एक व्यक्ति का शवाधान किस स्थल से मिला है? 33 सोने के मन के मिले हैं। कहाँ से मिले हैं गाइस? इनाम गांव से, ब्रह्मगिरी से, आदि चन्नलूर से, हल्लूर से। The burial of a person with 33 gold beads was found from which place? कहाँ से मिले हैं गाइस? तो गाइस ये मिले हैं, आप इनाम गांव नहीं कर सकते हो। इनाम गांव मैंने आपको कल क्वेश्चन कराया था। इनाम गांव से तो एक आदमी के साथ 2 बकरियां मिली हैं। ब्रह्मगिरी है इसका आंसर। ओहो सॉरी, ब्रह्मगिरी है इसका आंसर। 33 मनके के साथ, इसमें क्या है? सोने के मनके हैं 33, और भी कुछ कुछ मिले हैं, मैं आपको बता देती हूँ जो बुक में लिखा था, जो चैप्टर में मेंशन था। 4 तांबे की चूड़ियां, और शंख से बने कुछ वस्तुएं भी मिली है। शंख से बने वस्तुएं या चीजें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ऑप्शन में आपको देखना होगा ऑप्शन में क्या है। ओके, ये आपको मिली है कहाँ से? ब्रह्मगिरी से। ओके, ब्रह्मगिरी आंसर हो जाएगा ये। 11th क्वेश्चन, इनाम गांव भीमा नदी पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ वयस्कों को आमतौर पर जमीन में सीधा दफनाया जाता था, उत्तर की ओर सिर करके। तो गाइस इन कथनों में पर विचार करें और बताएं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। तो गाइस ये बात सही है भीमा नदी, बट ये भीमा नदी पर नहीं है। भीमा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, उसकी सहायक नदी है, क्या उसका नाम? घोड़। घोड़ नदी के किनारे पर है इनाम गांव, और यहाँ जमीन में सीधा दफनाया गया है। आमतौर पर पैर भी मुड़े हुए हैं, बट वयस्कों को सीधा दफनाते थे, और किसकी तरफ सिर करके? उत्तर की ओर। तो इस इनाम गांव की यही एक खासियत है कि उत्तर की ओर सिर करके दफनाते थे। ओके, तो हमारा आंसर फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, तो गाइज यही आपके क्वेश्चन थे। 4th चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और आगे भी ऐसे ही एक सीरीज चलती रहेगी चैप्टर वाइज। मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं पूरी एनसीईआरटी 6th की हिस्ट्री से पूरी के क्वेश्चंस बनाकर लेकर आऊं। ऐसे ही चैप्टर पढ़ के और आपके लिए एक वीडियो 6th की, फिर पॉलिटी की, फिर ज्योग्राफी की, ऐसे ही मैं एक क्लास में ही आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराऊं पूरी एनसीईआरटी से, फिर आपको PYQ भी कराऊंगी। ओके गाइज, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। बाय बाय।